हेलो व्यूअर्स। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक कहानी, बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, 1 लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी, 1 पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को वह शौक तो हुआ और कई दिन तक वह बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। 2 की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थीं। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल तेरही है, ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे। घी के टिन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेनें आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियम अनुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारों में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 ही बोरे क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसके तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक, भाजी, शक्कर, दही, उसमें भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए, उसने 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। कुछ देर तक तो वह ये जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 टिन ही मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, ये कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 ही बोरे के लिए 5 टिन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ भी तो हम समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ?
अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को, चाहे वह उसके पेट के जन्मे पुत्र की क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस पिटाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है। जो उचित समझो वह करो। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार से उसने काफी तंबीही कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी बुढ़ता का खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत किया करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। और ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते हैं, कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। दिन रात भांग पिए पड़ा रहता है। किसी तरह रो धो कर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नामों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। हद होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी ज्यादा बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे बर्दाश्त ना होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव से आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली आई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंक्तियों में बिठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंक्तियों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है।
किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई, लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं, इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से ना जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक कटाने की हैं। सहसा शोर मचा, तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओंठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। बारीक नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध नहीं था, बर्फ भी न मंगाई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वहीं नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुधि ना थी। सुधि कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर ये हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी वही प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे, इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यों कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है, अब तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामता नाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी यानी कुमुद से इतना सा काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी, इसमें हमारा क्या दोष? कामता नाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा, संयोग की बात है। बदनामी भाग्य में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामोखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बात करते हो। कामता ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों, किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन ये नहीं देखे जाते? पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, नहीं चुपके से चुईया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर तक ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, मरी चुईया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला,
क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चुईया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें। अपना समूह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामता नाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेठ में भी ना करेंगे। 5,000 दहेज तो दूर की बात है, उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक न्यौछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी तो बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं। कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ के एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामता नाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन दिए देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशीगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामता नाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे से ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वह इतने स्वार्थांध नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं, तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामता नाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? यह अपने रुपए दे रहे हैं, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर नहीं है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है, सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं। कामता नाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? ये अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम एक समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है।
कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए, उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो जैसा आप उचित समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं और कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारीलाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा वर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमानाथ ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। MA BA ना सही, जजमानी से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ ने इसकी कोई जरूरत न समझी। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें। मुरारीलाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका अधिकार है। यह कानूनी गोरखधंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसी आकर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। कामतानाथ ने अविचलित स्वर में कहा, कितने ही के हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा। और तुम सीता? मैं भी अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके ही होंगे। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on.